नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं इतिहास की क्लास के साथ। जो इतिहास हमने कल पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने कल स्टार्ट करी थी और हड़प्पा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। कौन से स्थल है, किसने खोज करी है, किस राज्य में है और क्या चीज पाई गई है। तीन ही बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थल किस राज्य में है, कौन सा स्थल की खोज किसने करी और कहां से क्या चीज मिली। सभी स्थलों की खोजकर्ताओं के नाम आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी स्थल कहां पर हैं भौगोलिक रूप से वो इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछ गया था क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया था। तो कौन सा किस राज्य में है, किस जगह पर है, तो यह आपको एग्जैक्ट लोकेशन हम इसमें बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए आप हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहला शहर हड़प्पा था जिसकी खोज करी गई थी 1826 में चार्ल्स मैनसन। 1826 में कौन था? चार्ल्स मैनसन था। चार्ल्स मैनसन, उसने हड़प्पा शहर के बारे में बताया था, लेकिन वो केवल क्या था कि ये कोई पुराना किला रहा होगा, केवल इसके बारे में बात हुई थी। पूरी बात ये नहीं थी कि क्या है वो। है ना, केवल क्या बात हुई थी? केवल ये बात थी कि हाँ वो कोई शहर है, कोई पुराना किले के अवशेष बचे हुए हैं। लेकिन 1856 में बेंटन बंधु जो थे, जेम्स और विलियम बेंटन, जब वो कहां से बोला, लाहौर से कराची के बीच जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उस रेलवे लाइन बिछाते समय उन्हें यहां की ईंटों के बारे में पता चला। वो हड़प्पा ही शहर था और इतनी मजबूत वो ईंटें थी बच्चों कि उन ईंटों का ही, जितनी ईंटें मजबूत थी, उन ईंटों का ही रेलवे ट्रैक में उपयोग किया गया। देखिए आप, हड़प्पा खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। फिर ये जो खुदाई 1921 में हुई, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत था, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बहुत आगे बढ़ चुका था। उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। वो महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा में खुदाई करवाई। ठीक, और हमारा इतिहास, जिसे कि अंग्रेज वैदिक काल तक ही मानते थे, अब वो इतिहास उससे कहीं आगे हड़प्पा काल तक चला गया। ठीक, तो वहां से क्या क्या मिला खुदाई में? देखिए, कुम्हार का चाक मिला। जानते कुम्हार का चाक नवपाषाण काल में ही आ चुका था। चौपानी मांडो सब में मृद भांड, मिट्टी के बर्तन के पहले प्रमाण मिले हैं। अन्नागार बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की बड़ी इमारत यही है, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की बड़ी इमारत स्नानागार है, और यहां की जो पूरे अगर पूछे सैंधव सभ्यता की बड़ी इमारत, वो अन्नागार है। अन्नागार अन्न का भंडार, यानी अन्न का भंडार। देखिए, जैसे बफर स्टॉक होते हैं, अब बफर स्टॉक बनाए जाते हैं, ये बफर स्टॉक का प्रमाण है प्राचीनतम दुनिया में। और ये जो अन्नागार मिला है, ये हड़प्पा शहर के जो रावी नदी है उसके तट की तरफ मिला है, ताकि नदियों से सामान आता और सीधा अन्नागार में रख दिया जाता, यानी जो भंडार गृह था उसमें रख दिया जाता। उसका उपयोग कब करते ये लोग? जब बारिश होती, सूखा पड़ता, या जब अन्न उत्पादन ना होता, तब उस भंडार से निकालते और अपना खाद्यान्न उपलब्ध करवाते। तो अन्नागार बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। श्रमिक आवास मिला है। मैंने आपको बताया था कि जो शहर है वो दो भागों में बटे हुए थे, एक दुर्ग यानी टीला और एक निचला नगर। दुर्ग और टीले में ही अन्नागार था, दुर्ग और टीले में ही अन्नागार हुआ करता था। जो ये मिला श्रमिक आवास, ये निचले नगर में मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। वो तो वैसे तो मातृ देवी की मूर्तियां पूरे सैंधव सभ्यता से ही मिली है। लकड़ी का ताबूत मिला है,
जी कब्रिस्तान है RH 37 कब्रिस्तान, और एक कब्रिस्तान यहां से मिला है H कब्रिस्तान, H कब्र। H कब्र मिली है। ये H कब्र वैसे तो हड़प्पा के बाद की है, हड़प्पोत्तर काल की है, यानी हड़प्पा के बाद की है H कब्र जो बाद में मिली है। R37 कब्रिस्तान है, हाथी का कपाल, स्वास्तिक का चिन्ह, ये सब कहां से मिले? ये सब आपके मिले हैं हड़प्पा से। दो चीजें हो बहुत महत्वपूर्ण जो यहां से मिली, बच्चों ध्यान रखना, पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, यानी पाषाण की मूर्तियां, पाषाण की मूर्तियां भी यहीं से मिली हैं। कहां से? हड़प्पा शहर से। पाषाण मूर्तियां मिले, पत्थर की मूर्तियां मिले हड़प्पा शहर से। याद रखा, R37 कब्रिस्तान मतलब ये कब्रिस्तान है जहां कब्र में दफनाए गए हैं शव। ठीक, हाथी का कपाल मिला, हाथी का पूरे कपाल मिला है, उसका तो सिर मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह जो सूर्य पूजा का प्रमाण है, देखिए आप, इसका सूर्य पूजा का प्रमाण है। सूर्य पूजा पूछ सकता है कि सूर्य पूजा का प्रमाण कहां से मिला? तो बच्चों हड़प्पा से पता चला। स्वास्तिक किसका निशान होता है? सूर्य का निशान होता है। तो ये सब चीजें कहां से मिली हैं? हड़प्पा से मिली है। पाषाण मूर्तियां मिली हैं, और ऐसी मूर्ति मिली है पत्थर की जिन पर दाढ़ी तक बनाई गई है, दाढ़ी तक उखेरी गई है, ऐसी पत्थर की मूर्तियां मिली। ये पत्थर मूर्तियां टूटी हुई मूर्तियां हैं जो कहां से मिली? हमें हड़प्पा से मिली। खोज दयाराम साहनी, उसमें महानिदेशक जॉन मार्शल। सबसे पहला शहर यही खोजा गया था हड़प्पा, चार्ल्स मैनसन के द्वारा, लेकिन जो खुदाई हुई सही तरीके से 1921 में हुई है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला? प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, याद रखेगा। भारत में तो राखी गढ़ी है, वैसे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लगभग 250 हेक्टेयर में यह फैला हुआ था, 250 हेक्टेयर में यह फैला हुआ था। खोज 1922 में करी थी इसको गणना, 1922 में खोज करी थी। किसने? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी खोज 1922 में करी थी। पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के दाएं तट पर है, जानेगा। किस तट पर है? दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहां मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है ना। यहां से मिली मूर्ति भी देखते हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है जो हड़प्पा से लगभग 480 किलोमीटर, 80-82 किलोमीटर दूर है। ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान में है, और दोनों स्थलों को पिगट नामक विद्वान ने जुड़वा राजधानी कहा है इनको। हड़प्पा किसको? मोहनजोदड़ो को। ये जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा काल की। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो मोहनजोदड़ो शहर है, इसका पतन बच्चों 7 बार पतन हुआ इसका, बाढ़ से। सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आती, बार बार ये नगर नष्ट होता, और 7 बार बसा है। देखिए जिजीविषा, मोहनजोदड़ो के लोगों की जिजीविषा कितनी है, जीने की इच्छा कितनी है, कितना वो लोग पॉजिटिव हैं। बार बार शहर बाढ़ आई, नष्ट हो रहा, बार बार शहर को बसाया जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो है। ठीक, यहां से क्या मिला? पुरोहित आवास मिला है, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। ये भी कहां से मिला है? दुर्ग और टीले के अंदर से मिला है। घर में कुएं हैं, प्रत्येक घर में कुएं के प्रमाण मिले। देखिए आप, आज हम लोग घरों के अंदर ऊपर टंकी रखते छत पर, ताकि लगातार पानी की आपूर्ति होती रहे। वो घर के अंदर गड्ढा, गोल वर्ताकार कुएं मिले हैं। कैसे कुएं? वर्ताकार कुएं, वो यहीं से मिले। विशाल स्नानागार जिसे जानते हैं, जॉन मार्शल ने उस काल का आश्चर्य कहा है। विशाल स्नानागार मिला है। ये जो स्नानागार मिला बच्चों को ध्यान रखेगा, ये इसको उस समय जो जॉन मार्शल थे निदेशक भारतीय पुरातत्व विभाग के, उन्होंने कहा है ये दुनिया का आश्चर्य है। इतना बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार। नीचे उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच ऐसे नालियां बनी हुई हैं पानी निकालने के लिए। इस स्नानागार जो है, आपका जो स्नानागार मिला है, उसी स्नानागार गहराई लगभग 7 फुट के आसपास है, तो काफी गहरा भी था। उसी स्नानागार के पास एक कमरे के अंदर
कुआं मिला है। उस कुएं से ही इसके अंदर जल की आपूर्ति होती थी। है ना, उसी कुएं से जल लेते और इसमें ईस्ट डाल देते। हो सकता है यह अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा कि विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी महापर्व जैसे महाकुंभ होता है उसके आयोजन से पहले किया जाता था, ताकि सभी लोग सामूहिक रूप से इसमें स्नान कर सके। और ऐसे होते भी जैसे हमने देखा है दिल्ली में निरंकारी कॉलोनी में एक जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, उसको पवित्र सरोवर कहते हैं। ऐसे पवित्र सरोवर कहां पर है? अमृतसर में भी है। तो इस तरह का पवित्र सरोवर रहा होगा कि नालियां बनी है पानी निकालने के लिए, सीढ़ियां बनी है नीचे तक जाने के लिए। तो सामूहिक स्नानागार था। तो सामूहिकता की भावना, सामुदायिकता की भावना भी कहीं लोगों में दिखाई देती है। तो विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसे जॉन मार्शल ने उस तत्कालीन विश्व का आश्चर्य माना। आश्चर्य ये जहां मेसोपोटामिया समकालीन सभ्यताएं थी, बेतरकीब मकान बना रहे, नालियां इसी है टेढ़ी मेढ़ी, और यहां सब कुछ वेल मेंटेन्ड। अन्नागार ये तो मिला ही, मैंने आपको बताया, ये तो हर जगह से मिला। जो बड़े बड़े शहर है, जो 9 बड़े शहर है कालीबंगा, उनमें ज्यादातर जगह से अन्नागार मिला ही है। सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। उस्तरा मिला है, वो सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा है। वो तांबे का उस्तरा है, किसमें लिपटा हुआ है? सूती वस्त्र में लिपटा हुआ है। क्योंकि कपास उगाने वाले पहले लोग दुनिया में हड़प्पा सभ्यता के लोग ही थे, इसीलिए इसको सिंडन भी कहा गया है। क्या कहा गया? सिंडन। सबसे चौड़ी सड़क यही मिली है बच्चों, यानी एक प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी रोड है ना, वो यहीं से मिली है। सभागार मिला है, इसे प्रशासनिक भवन भी कहा गया है, यानी कुछ लोग वहां बैठते होंगे। से आज मंत्री परिषद की बैठक होती है, बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, ऐसे सभागार के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति शिव की मूर्ति आप जानते ही हैं, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ये जो पशुपति शिव है, ये इनका मंदिर कहां है बच्चों? नेपाल के काठमांडू में है। लेकिन दुनिया की पहली मूर्ति जो है ये पशुपति शिव की मूर्ति है, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इस पशुपति शिव एक व्यक्ति जो ऐसे योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके चारों ओर 5 पशु हैं। कितने पशु हैं? 5 पशु तो 5 है, लेकिन जो पशु की जो मूर्ति वो 6 है। कैसे? इसके जो दाईं ओर है, जैसे कोई ये बैठा हुआ है, ये इसकी जो दाईं ओर है ना, जो दाईं ओर है वो तो आपका हाथी है और बाघ है, ये टाइगर है। दाईं ओर जो है वो भैंसा है और गैंडा है। जो नीचे आधार है, इस आधार पे 2 हिरण हैं। कितने हिरण की मूर्ति है? 2 हिरण की मूर्ति है। 2 और 2 4 और 1 5, 5 पशु हैं। लेकिन मूर्तियां कितनी है? 6। कल मैंने आपको बताया था, अगर पूछे पशुपति शिव के चारों ओर कितने पशु हैं, तो 5 पशु हैं और 6 मूर्तियां हैं उसके साथ, है ना। ये आपको याद रखना चाहिए। उसके चारों तरफ इस तरह का है। तो पशुपति शिव की आदि शिव की मूर्ति है। आदि शिव जॉन मार्शल ने कहा है इसको। कांस्य के नृत्य की मूर्ति मिली है। देखिए आप कैसी सभ्यता थी, कांस्य का प्रयोग करती थी। आप जानते हैं कांस्य मिश्रित धातु है। ये धातु है मिश्रित धातु। किससे मिलकर बनता है? तांबा प्लस टिन, तांबा और टिन मिला के, यानी 2 धातुओं मिला के एक मिश्र धातु बनाई गई है कांस्य की मूर्ति। इसलिए हम सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी किसे कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का प्रयोग, ऐसा प्रयोग किसी सभ्यता में उस काल में नहीं हुआ है। लेकिन जो कांस्य मिला है उसमें टिन की मात्रा आज की अपेक्षा कम है। इधर अधिकांश जो उपकरण मिले हैं या जो कुछ और चीजें मिली है, मूर्ति मिली है, वो बच्चों तांबे की ज्यादा मिला है। तांबा, कुछ उपकरण मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं, आरी मिली है, भाला मिला है। उनके पास कोई औजार नहीं थे। हाँ, जो औजार थे उनको हम हथियार इसलिए नहीं कहते थे, वो बहुत मजबूत नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं थे, जागरूक नहीं थे, कुछ पूर्ण जागरूक थे। भाले के प्रमाण मिले हैं, पर भाला बहुत मजबूत नहीं रहा होगा, उसमें तांबे की मात्रा अधिक है। तो तांबा का अधिक तो मजबूत तो होने से रहा हो।
लेकिन कहीं ना कहीं औजार तो उन्होंने इस्तेमाल किए। ऊंचे भवन बनाए हुए हैं तो उनके पास कुछ हथौड़ी टाइप की कोई चीज रही होगी, कोई छेनी टाइप की भी चीज रही होगी। तो उनके पास औजार तो रहे हैं, बहुत सारे उपकरण भी रहे हैं, पर किसके ज्यादा वो तांबे के ज्यादा है। लोहे की जानकारी उनको थी नहीं, आप भली भांति जानते हैं। लोहे का ज्ञान उनको था ही नहीं। लोहे का ज्ञान तांबे का था, टिन का था, सोने का था, चांदी का था। चांदी का तो मुकुट मिला है कुणाल हरियाणा से, कुणाल पड़ता हरियाणा में, चांदी का मुकुट मिला बच्चों वहां से, देखिए आप। लेकिन ये मत समझिए कि चांदी का मुकुट बिल्कुल चमकता हुआ मिला है, मिट्टी बनी हुई मिली है उसकी, उसमें बहुत कम मात्रा में चांदी मिली है। उसका आकार प्रकार ना, जब पुरातत्वविद जब किसी ने मिट्टी खोदते हैं तो बहुत आराम से खोदते हैं, बहुत धीरे धीरे खोदते हैं, एक एक चीज को ना जो चिमटी उससे बाहर निकालते हैं, ताकि सही रूप से हमें वो वस्तु हमारे सामने आ सके। इस तरीके से बच्चों ये काम किया जाता है। तो तांबे और टिन कांस्य की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये मूर्ति नर्तकी की मूर्ति है। एक उसका हाथ ऐसे है और हाथ में चूड़ा पहने हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किसी जो विवाहिता महिला है, अभी अभी उसकी शादी हुई, जैसे चूड़ा पहनते हैं हाथ में, जो शादीशुदा महिला होती हैं जब शादी होती है ना, 1-2 साल तक चूड़ा पहनना पड़ता है, तो वो चूड़ा पहने हुई है। तो कांस्य नृत्य की मूर्ति यहीं से मिला। तांबे का ढेर मिला, मैंने बताया अभी आपको। तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मिले, क्योंकि असल में क्या था, हिंदू सभ्यता में खेचड़े के खान से तांबा बहुत आसानी से उपलब्ध था, तांबा बहुत आसानी से उपलब्ध था, इसलिए तांबे का प्रयोग क्या है, ज्यादा भी हुआ है और तांबे के उपकरण भी अधिक मिले। ठीक है, तो था मोहनजोदड़ो का, लीजिए यहां से मिली है। देखिए चनहुदड़ो, ये भी उसी के पास है। खोज करता है कौन, जी मजूमदार साहब, 1931 में खोज करी है चनहुदड़ो की। ये भी सिंधु नदी के तट पर ही है, ये बाएं तट पर है, वो दाएं तट पर था। एकमात्र शहर जहां दुर्ग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो बड़े शहर हैं, तिलोथल बताया मैंने आपको, कालीबंगा बताया, इन सभी शहरों में दुर्ग मिले हैं, लेकिन ये बड़ा शहर होते हुए भी इसमें दुर्ग नहीं मिला है, ये दुर्ग रहित मिला है। यहां ये औद्योगिक शहर था, क्योंकि यहां से मन के बनाने का कारखाना मिला है। मन के क्या होते पूछोगे बच्चों, मन के छोटे छोटे चमकीले पत्थर हुआ करते थे, उन पत्थरों के बीच में छेद कर दिया जाता था, ऐसे करके ना, एक पत्थर लिया ऐसे और फिर बीच में छेद कर दिया, एक पत्थर से बीच में से छेद कर दिया, तो उन छेदों को आपस में जोड़ दिया जाता था, आपस में ऐसे करके रस्सी से, उनको गले में धारण कर, क्योंकि ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके गलों में मन के बने हुए हैं। और चनहुदड़ो से मन के बने कारखाने का मतलब है एक जगह बहुत सारा मनकों का ढेर मिला है, और ऐसे कुछ उपकरण मिले हैं जिनसे मन के पत्थर को घिसा जाता था। तो ना हीरा होता है, घिसते हैं उसको तो चमकता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तक के द्वारा, ऐसी चमकदार मन के थे ये, जो यहां से मिला है। इसी का इसको एक औद्योगिक शहर था। मेकअप की वस्तु मिली है, पूरा का पूरा किट मिला है, इसमें लिपस्टिक है, कंघा है, शीशा है ना, काजल की डिबिया है। कहां से मिली है, चनहुदड़ो से मिली है। पूरा लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मन की मिली है, गुड़िया, सुई मिला है, अलंकृत ईंटें भी मिली है। हालांकि अलंकृत ईंटों का अधिकांश प्रयोग कालीबंगा के चबूतरे में हुआ है। बिल्ली के पीछा करता हुआ एक कुत्ता, एक ईंट मिली है। क्या मिली, ईंट। उस ईंट पर दिखाया गया है कि उस पर छाप पड़ी हुई है कि जैसे बिल्ली दौड़ रही है उसके पीछे कुत्ता है। तो उसकी पहचान कैसे करी गई कि पहले आगे एक बिल्ली का पंजा है, उसके ऊपर निशान बना हुआ है, और फिर कुत्ते का निशान बना हुआ है, कुत्ते के पंजे का निशान बना हुआ है। तो 2 निशान है, पहले बिल्ली का फिर किसका है, कुत्ते का निशान बना हुआ है। तो इसलिए यह मान लिया गया कि बिल्ली का कोई कुत्ता पीछा कर रहा होगा और वो गिल्ली मिट्टी नहीं होगी उसमें जो ईंट, और उसके ऊपर वो निशान पड़ गया है इस तरीके से। तो ये कहां से मिला, ये भी चनहुदड़ो से मिला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रोपड़, ध्यान, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो स्थल सामने आया वो 1853 में रोपड़ शहर है। कौन सा, रोपड़, पंजाब में रोपड़ शहर है। वो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करी 1953 में। ये कभी पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई, तो बच्चों वो रोपड़ है। कौन सा है, रोपड़। यहां से मानव के साथ
पालतू कुत्ते को दफनाने का वो मिला है, जब कुत्ता मिला है, यहां से कुत्ते के प्रमाण मिले हैं, कुत्ते के प्रमाण मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं रोपड़ में इस तरह की परंपरा रही होगी, जैसे कुत्ता है और जो पालतू जानवर है बच्चों, कुत्ता बड़ा वफादार होता है, जब मालिक मर जाता तो रोता है बहुत ज्यादा है। ऐसे कुत्ते बहुत सारे कुत्ते देखे गए हैं इस तरह के, जो मालिक की कई बार रक्षा भी करते हैं। एक बार जब गुजरात में भूकंप आया था बच्चों, बहुत पहली बात है, शायद 2000 या 2001 की बात है, तो ये कहा जाता था उस समय कि अखबार जैसे हमने देखे पढ़ा, तो उसमें एक कुत्ता अपने मालिक को बार बार बाहर खींच के लाता है कि बाहर आइए आप, उसको डांटती है बार बार, अरे कहां ले जा रहा है छोड़, तो उसको कपड़े पकड़ते बाहर खींचता है। जब एकाएक देखते अचानक भवन नीचे गिर गया, तब उसे पता चलता है कि कुत्ता मुझे बचाने का प्रयास कर रहा था। कि कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, ये ऐसे पशु हैं जो भूकंप तरंगों को उनके आने से पहले ही उसकी इरिटेशन को महसूस करते हैं, तो ये पहले सचेत हो जाते हैं। तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो हमें कहां से मिला? रोपड़ से उसके प्रमाण मिले हैं। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोम से मिला। ये रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर है। रोपड़ भी, ये भी कहां है? बुरझोम। ये बच्चों कहां पर? ये जम्मू कश्मीर में है। तो लगभग आस पास से मिला। तो यहां पर होता है कि कुत्ते पालन या कुत्ते को प्रति ज्यादा लोग जागरूक रहे हो, कुत्ते को बड़ी मात्रा में पाला जाता हो, कि कुत्ते के और अधिक हमें किसी के साथ समाधि के साथ प्रमाण नहीं मिले। केवल कहां से मिले? वो रोपड़ से मिले हैं। बनावली देखो, बनवाली, बनवाली कहां है? हरियाणा में। खुदाई किसने की थी? रविंदर सिंह ने खुदाई करी थी। हरियाणा में हिसार जिले में है। किसमें? हिसार जिले में, हरियाणा में। तो ना हांसी, हिसार, हांसी है ना, हांसी शहर किसने बसाया था? हांसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हांसी। उसके द्वारा बनाया गया किला भी वहां पर है, हरियाणा में। समीप रंगोई नहीं है, रंगोई नदी है, लोकल नदी है छोटी सी ऐसी। यहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यहां घरों में सोखता है। यहां की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। देखिए कई बातें हो रहे हैं। जो जल निकास प्रणाली है, जल निकास प्रणाली, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता में केवल दो जगह अपनी पूरी अच्छी अवस्था में नहीं मिली, एक कालीबंगा और एक बनावली। एक कालीबंगा, कहां? बनवाली। ये दोनों जगह जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी अवस्था में नहीं थी। तो ये पूछते कि कहां पर जल निकास प्रणाली के प्रमाण नहीं मिले, तो बच्चे बनवाली में और कालीबंगा जो आगे आएगा राजस्थान में, वहां से नहीं मिले। बनवाली से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण और मिला है, वो है बच्चों मिट्टी का हल। मिट्टी का हल, इसके प्रमाण भी कहां से मिले? बनवाली से मिले। तो बनवाली से हमको ये प्रमाण मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है, ठीक है ना। यहीं से हमको सरसों की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। आप जानते हैं इस इलाके में सरसों क्या होती है? कम कि ज्यादा? ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण भी ठीक है। सरसों के प्रमाण हमें यहां से मिले हैं, हल के प्रमाण मिले हैं हिसार से। रविंद्र सिंह ने खुदाई करी, हिसार में रंगोई नदी लोकल किनारे बसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर जो है जल निकास की कोई अच्छी प्रणाली नहीं थी। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, या काली मिट्टी की चूड़ियां बोलते हैं, इसका अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका कालीबंगा का। अलंकृत ईंटें मैंने अभी बताया था आपको, चबूतर में मिली है। चूड़ियां, जोता हुआ खेत मिला है। जोता हुआ खेत भी कैसे मिला बच्चों? दो खूड़ बोलते ना, खूड़, दो लाइनें एक साथ में, दोनों में अलग अलग फसलें मिली हैं। एक में गेहूं और एक में सरसों के प्रमाण मिले हैं। यानी एक प्रकार से संयुक्त फसलें, यानी हाथ से कैसी फसलें के प्रमाण मिले? संयुक्त फसल के प्रमाण मिले। कैसे प्रमाण मिले बच्चों? संयुक्त फसल के प्रमाण मिले। ये प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। सरस्वती नदी के किनारे, जिसे आज घग्गर कहते हैं नदी, इसे खुदाई बी के थापर और बी लाल ने करवाई थी। बी के थापर, थापर कर लो, और बी लाल ने करवाई थी कालीबंगा। सन की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। सन केवल 3 का याद रखिए बस, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़ का। रोपड़ चिली गई जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुई। वो दोनों क्योंकि महत्वपूर्ण, कहां तक सन याद करिएगा, सन कभी नहीं पूछेगा। किस क्षेत्र में है, उसके पास किस नदी के किनारे है, और क्या चीज मिली है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये खुदाई करवाई थी
कालीबंगा से जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं, ठीक ना। अलंकृत ईंटें मिली है। जल निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिली थी, और जो जल निकास की जो बहुत नियोजित व्यवस्था नहीं थी, और जो नाली थोड़ी बहुत मिली हुई है बच्चों, कच्ची मिट्टी की मिली है। क्या मिली? कच्ची मिट्टी की नालियां मिली। ध्यान रखिएगा आप। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से एक चीज और मिली है, ध्यान रखिएगा आप। एक तो यहां से मिला है बच्चों प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य मतलब कौन सा? ऑपरेशन। एक बच्ची खोपड़ी मिली है, और उस खोपड़ी में जगह जगह छेद हो रखे, 6-7 जगह छेद है उसमें। तो उसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं वो लोग उस खोपड़ी की टूट गई होगी, कोई चोट लग गई होगी, उसके ऑपरेशन के प्रमाण मिले। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी सबसे पहले कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। याद रखिए बात, कालीबंगा से इसके प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं बोलते हैं इनको, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले, यानी हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये बाद का है, क्योंकि कालीबंगा वो स्थल है जो प्राक हड़प्पा भी है, हड़प्पा से पहले भी था, हड़प्पा कालीन भी है, और हड़प्पा के बाद का भी है। कालीबंगा उसमें आता है, हड़प्पा से पहले भी, हड़प्पा के काल का भी, और हड़प्पा के बाद का भी। इसलिए जो अग्निकुंड है, अग्नि वेदिकाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं ये वैदिक काल की हैं। वैदिक काल में लोग अग्नि वेदिकाओं का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसलिए एक स्तूप का प्रमाण मिला है। स्तूप कहां से मिला है? स्तूप मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से स्तूप मिला। जो दुर्ग बना, जो टीला बना हुआ है, वहां पर एक स्तूप है, पर वो स्तूप जो है उत्तर हड़प्पा काल या कह लो वैदिक काल के आसपास का है। तो अगर पूछता है स्तूप का प्रमाण कहां से मिला, तो बच्चों मोहनजोदड़ो है। अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? वो कालीबंगा है। अग्निकुंड कह लो, वो भी क्या है? एक ही बात है। कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है सफेद कुआं। क्या अर्थ है इसका? सफेद कुआं इसका अर्थ है। याद रहेगी बात। किसका? धोलावीरा का। गुजरात में है, कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में है, ध्यान रखिएगा। सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में स्थित, लेकिन अब राखीगढ़ी माना गया जाता है। कौन सा? राखीगढ़ी माना जाता है। ध्यान आप इसको आप मत मानिएगा। कौन सा है वो राखीगढ़ी है। ये बहुत बार पूछा गया है। खुदाई किसने करवाई थी? रविंद्र सिंह ने खुदाई करवाई थी। अरे क्या पता है जी। हेलो, अच्छा है, बात करूंगा फिर मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। कच्छ के रण में है, सफेद कुआं इसका नाम है। सिंधु तिब्बत में एकमात्र क्रीड़ा स्थल। स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले? धोलावीरा से मिले। स्टेडियम के प्रमाण धोलावीरा से ही मिले हैं। साइन बोर्ड के प्रमाण मिले हैं। ब्लैक बोर्ड जिसमें पढ़ाया जाता था, उसके प्रमाण धोलावीरा से मिले। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है धोलावीरा की बच्चों, वो है कि ये जो शहर था, ये शहर 3 में बटा हुआ था। एक दुर्ग यानी टीला, दुर्ग यानी टीला, एक मध्यम नगर, और दूसरा था निचला नगर। कौन सा? निचला नगर। वह 3 में बटा हुआ था, मध्यम नगर, टीला और निचला नगर। तो पूरा धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आप इसको याद रखिएगा। बाकी सभी जो बड़े शहर है वो 2 में बटे हुए हैं। दुर्ग यानी टीला, निचला नगर, ये 3 में बटा हुआ था। टीला, मध्यम नगर और निचला नगर। जो एक तरफ टीला था, बीच में एक और मिला हिस्सा, एक तरफ होगा निचला नगर। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र था धोलावीरा। सफेद कुआं इसका नाम है। राखीगढ़ी क्या नाम? हाँ, वो सबसे बड़ा तो राखीगढ़ी है। अच्छा, कच्छ के रण में है। क्या क्या चीजें मिली है? तो मैंने आपको अभी बताया जो चीजें यहां से मिली है।
जैसे कि क्या, क्रीड़ा स्थल यानी जो स्टेडियम है, साइन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये प्रमाण यहीं से मिले हैं, है ना। और यहीं से कुएं के, वैसे तो कुआं हर जगह से मिला है बच्चों, कुएं क्या है, वो हर जगह से मिला है, पर यहां से मिला है। सुरकोरडा ये कहां पर है, गुजरात में। आप जानते भी हैं सबसे ज्यादा स्थल कहां है हड़प्पा सभ्यता के, वो गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। यहां से कलश समाधान और घोड़े की हड्डी मिली है। घोड़े के जो प्रमाण मिले दो जगह से याद रखेगा, लोथल और सुरकोरडा। सुरकोरडा से जो मिला वो सबसे पहले मिले। दूसरी बात, यहां से घोड़े का लगभग पूरा का पूरा कंकाल मिला है। कहां से, सुरकोरडा से घोड़े का लगभग पूरा का पूरा कंकाल मिला है। बाकी जगह से मूर्तियां मिली है, और यहां से क्या मिला है, कंकाल मिला है। लोथल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल। कहां पर, बंदर कहां है, यहां पर गुजरात में है। नदी है भोगवा, को नदी, भोगवा नदी किनारे है लोथल, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है लोथल। बड़ा बंदरगाह था, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद जो तीसरा स्थल है महत्वपूर्ण, वो आपका लोथल है। इसलिए इसको लघु हड़प्पा क्या कहते हैं, इसको लघु हड़प्पा भी कहते हैं इसको, या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं किसको, लोथल को। गोदी बेड़ा मिला है। गोदी बेड़ा किसको बोलते हैं, डॉक यार्ड। अब ये बताओ डॉक यार्ड क्या है, गोदी बेड़ा या डॉक यार्ड किसको बोलते हैं, जहां पर हवाई क्या नाम, वो समुद्री जहाज आकर लंगर डालते थे। समुद्री जहाज सामान लेकर आए और जहां वो रुक जाया करते, फिर उनकी मरम्मत हुआ करती थी, उनसे सामान उतारा जाता था, तो उसे बोलते हैं गोदी बेड़ा, डॉक यार्ड। वो कहां से मिला है, लोथल से मिला है। यहां के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। कल मैंने आपको बताया था उसकी विशेषताओं में कि हड़प्पा सभ्यता के जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग में न खुलकर छोटी गलियों में खुला करते थे, पर लोथल ऐसी जगह है जहां पर दरवाजे क्या खुलते थे, बड़ी सड़कों की ओर खुला करते थे। ठीक, ये इसकी विशेषता है। फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर मतलब क्या, इराक, ईरान, जहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया से लगभग 12 मोहर हमारे मिली हैं, और वहां की बेलनाकार मोहर यहां से मिली है। हमारी मोहर जो थी वो वर्गाकार होती थी। कैसे होती थी, वर्गाकार होती थी। सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रचलित मोहर थी बच्चों, वो वर्गाकार थी, और जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मोहर थी वो बेलनाकार थी। तो यहां से जो मोहर मिली है फारस की मोहर, वो बेलनाकार मोहर है, जो विश्व व्यापार का संकेत है। युगल समाधान मिले हैं, यहां से 30 युगल समाधान मिले हैं। ध्यान रखिएगा, 30 युगल समाधान। युगल का मतलब यह है अब 2 कंकाल एक साथ मिले हैं, तो सती प्रथा कहीं ना कहीं रही होगी। यहां तक कि एक जगह से तो 3 का मिला है, 3 युगल, 3 शव एक साथ दफनाए गए हैं, 3 शव एक साथ। यानी सती प्रथा तो थी जब जब युगल समाधान वाला होता है, क्योंकि उसमें कई स्त्री और पुरुष के लगा हुए हैं कंकाल, क्योंकि स्त्री पुरुष के कंकाल की पहचान हो जाती है, हड्डी होती है ऐसी जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं स्त्री का ये पुरुष का है। तो ऐसी स्त्री को मिले, तो सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण है। पर वास्तव में सती प्रथा थी या कोई सहचर्यता थी, भाई इतना लगाव रहा हो किसी को, इतना प्रेम रहा हो किसी से कि दोनों की मृत्यु होगी, एक दफना देगा पहले, एक उसके बाद दफना देगा उसके बगल में। ये हो सकता है कि सती प्रथा का जो हम बाद में एवं अभिलेख में जो उल्लेख पाते हैं, वो कहीं ना कहीं सती प्रथा जो थी वो आर्थिक अधिकार से जुड़ी हुई बात थी। महिलाओं के आर्थिक अधिकार से जुड़े हुए संदर्भ में हम सती प्रथा को देखा जाता है। चर्चा करेंगे जब गुप्त काल पढ़ेंगे। तो 3 शव भी एक साथ दफने के प्रमाण यही से मिले। इसके अलावा चावल के प्रमाण मिले लोथल से, मूंग के दाल के प्रमाण मिले, मसूर की दाल के प्रमाण मिले, चावल की भूसी मिली है लोथल से ही, घोड़े की मण मूर्तियां मिली है, घोड़े यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है लोथल से ही। तो बहुत कुछ है लोथल पे जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में था, इसलिए बोलते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। किसको, लोथल को बोलते हैं। रंगपुर कहां पर है, भी गुजरात में है। हाजिर क्या मिली, धान की भूसी मिली है। सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, गुजरात पाकिस्तान। तो धोलावीरा नहीं बच्चों, अब क्या प्रवेश हो चुका है, अब वो राखी गढ़ी है।
सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है ना, भारत में सबसे बड़ा स्थल भारत में, देखो ये आ गया राखीगढ़, कौन सा है, राखीगढ़ी। सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। 250 किलोमीटर में फैला हुआ था, कौन सा, 250 किलोमीटर में फैला हुआ था मोहनजोदड़ो। रंगपुर कहां है, गुजरात में है। तो यहां से मनके के वो मिला है, मनका मिला है, बहुत सारी मन मूर्तियां मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट देखो कुछ सारे ये हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। नौसारो, यहां पर एक मूर्ति मिली है, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उस मातृ देवी की मूर्ति में सिंदूर लगाई हुई है वो महिला ऐसे करके, और आज तक वो सिंदूर चिपका हुआ है। बहुत लंबी ऐसे मांग भरी है, जैसे मांग भरते हैं ना पूर्वांचल में, बहुत लंबी मांग भरते हैं, इस तरह की मांग भरी हुई है, आज तक भी है। तो मांग में सिंदूर के प्रमाण कहां से मिले बच्चों, नौसारो। और कहां पर था ये बच्चों, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। डाबरकोट ये भी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। बालाकोट ये भी वहीं पर है ना। सब किस तीर्थस्थल कहां गए, तीर्थस्थल पाकिस्तान के हैं। कोट दीजिए सिंधु में, कहां पर है, सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में। ठीक, मिठातल हरियाणा में। तो ये है पाखड़ा, पाखड़ा का मतलब है कि हड़प्पा से पहले भी स्थल था। मिठातल कहां है, हरियाणा में। कुणाल कहां है, हरियाणा में। चांदी का मुकुट मिला है कुणाल से। बाड़ा रोपड़ के पास है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। कहां पर है भी, पंजाब में है। सुकोटरा गुजरात में है आपको। भगत राव पिछली बार पीजीटी में आया था। भगत राव आलमगीर राखीगढ़ी का दक्षिण से उत्तर क्यों क्रम लगाना था, नीचे भगत राव है, फिर आलमगीर है, फिर राखीगढ़ी है ना, इस तरह का। रोजडी ये भी गुजरात में। बड़गांव हुलास यूपी में है, ये सहारनपुर जिले में, दोनों के दोनों। सहारनपुर जिले में बड़गांव कौन सा है, हुलास है, ये गुजरात में। रोजडी कहां पर है, ये भी गुजरात में है। कुंतासी गुजरात, मालवण गुजरात। इन स्थलों को जरूर याद रखिए। ऐसे तो 1500 स्थल हैं, कितने, 1500, क्या सब पढ़िएगा, जरूरत नहीं है ना। विशेषकर यूपी पैट में तो जो स्थल बता दिए, इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। यही आप पढ़ लीजिए एक दो बार वीडियो रिवाइज करके बार बार, और लिख लीजिए कौन सा स्थल कहां है, किस चीज कहां से मिला है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये पूरा हड़प्पा सभ्यता के स्थल होगी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कल होगी थी। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जन्म दिया, उसका विस्तार कैसे था, उसका विस्तार कैसे हुआ, ये सब बातें हमारी उससे पहले वाली क्लास में हो चुकी है। तो सिंधु सभ्यता की 3 क्लास हमारी हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की। किसकी, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की। अब जो, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, चर्चा उस पर कर ले थोड़ी सी। तो सिंधु सभ्यता का जैसे उद्भव के बारे में पक्का नहीं मालूम है, पतन किस तरीके से हुआ इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की। कोई एक कारण, क्योंकि देखो मैंने को पहले बताया था, पतन केवल सभ्यता का होता है, संस्कृति का पतन नहीं होता। आज का आक्रमण भी जिम्मेदार है। मोहनजोदड़ो जैसे शहर में बाढ़ आई, वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बड़े अवैज्ञानिक तरीके से हुआ। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की समस्या ही वो भी जिम्मेदार है। कालीबंगा से हमें विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण मिले हैं। उस तो भूकंप आया हो, भूतात्विक परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं, नदियों के मार्ग परिवर्तन करने के प्रमाण मिले हैं। ये सारी घटनाएं एक साथ कुछ कुछ समय के बाद होती रही, और ये जो सभ्यता का जो बैलेंस टिका हुआ था, जो इसमें जो बड़े बड़े शहरों में आपस में लेन देन का जो व्यापार था, जो बैलेंस टिका हुआ था, वो बैलेंस खत्म हो गया। तो जैसे बैलेंस समाप्त हुआ, संतुलन समाप्त हुआ, तो जैसे पहले बड़ा शहर खत्म हुआ। अगर हम आज की बात करें आधुनिक काल की, अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों का पतन हो जाए, ये शहर बर्बाद हो जाए। अभी आप देखिए कोरोना काल में, जो कोरोना 2020 वाला था, कितना खतरनाक लॉकडाउन था। लोग बाग शहरों से वापस गांव क्यों आ रहे थे। अगर ऐसा ही 1 साल चल जाता या 2 साल चल जाता इस तरीके से, तो क्या सभ्यता पतन नहीं हो जाती।
बिल्कुल। जो बिल्डिंगें गाजियाबाद मेरठ, गाजियाबाद में और जो गुड़गांव में और जो नोएडा में, जो चंडीगढ़ और जो बेंगलुरु में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब खाली हो जाती नहीं आती, तो हम क्या बोलते हैं, सभ्यता का पतन हो गया। तो यही इसी तरीके से उस काल में कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने प्राकृतिक आपदा की बात बताई है, तो लोग शहरों को छोड़कर गांव ग्रामीण बस्ती की ओर चले गए। मैंने आपको बताया भी था, जैसे आपका राखालदास बनर्जी है, उन्होंने कहा है कि आर्यों के आक्रमण के बाद, जैसे आर्यों का आक्रमण होना शुरू हुआ और नगरों का पतन होना शुरू हुआ, तो ये लोग वहां से हटकर दक्षिण भारत में चले गए। द्रविड़ संस्कृति को ही उद्भव का कारण माना गया हड़प्पा सभ्यता का। राखालदास बनर्जी की ऐसी सोच है। वो सोच ठीक भी होती है कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुत आराम पसंद नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत शांति प्रिय लोग थे। तो आर्यों के आक्रमण का सामना कर नहीं पाए और बचने के लिए साउथ में चले गए। इस तरीके से सिंधु सभ्यता का पतन आकस्मिक नहीं हुआ, बल्कि पतन की भी एक लंबी प्रक्रिया है जो बहुत पहले शुरू हुई और धीरे धीरे होती होती कम से कम 1750 के आसपास हमें सिंधु सभ्यता में जो बड़े शहर थे उनके पतन के प्रमाण मिल जाते हैं। उसके बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ। क्या भारत में आर्य बाहर से आए या आर्य यहीं के थे? क्या स्थिति थी, क्या कहानी थी, उसके बारे में चर्चा कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए आप, तभी तो आपको कुछ नई चीज मिलेगी, सीखने को मिलेगी, लिखने को मिलेगी। तो वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।